स्वागत है आप सभी का नेक वीडियो लेक्चर में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक हमने नहीं लिए हुए हैं, 2-3 ही टॉपिक इसमें ऐड किए हुए हैं जो शुरुआत वाले हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें से आपको कितने आते थे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है, और यहाँ से आपका एक तरह का ये टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। सभी क्वेश्चन की ऑप्शन भी मैं बोलूँगा, तो अपने आंसर जल्दी जल्दी से देते जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, Which of the following post office does not transact all types of postal businesses? निम्न में से कौन सा डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का संचालन नहीं करता है? ऑप्शंस आपके पास है हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या फिर जर्नल पोस्ट ऑफिस। तो क्या हो जाएगा आंसर, आपको सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जो भी आंसर आपको आता है वो सोच लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, शाखा डाकघर। बीओ जो है सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। और साथ में एक चीज़, जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं, कोई से भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है या फिर पीएएस से है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, Which of the following facilities are provided in a branch post office? शाखा डाकघर में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? सबसे पहले है डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल, बुकिंग ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स, एक्सेप्टिंग ऑफ एसबी डिपॉजिट एंड एसबी पेमेंट्स। हिंदी वाले साइड देखते जाना। इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास क्या दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड या फोर्थ, या फिर ऑल दी, जितनी भी आपके पास ये सभी। तो बीओ में ये सारे ही काम होते हैं, ठीक है। आपके डाक का वितरण और प्रेषण भी होता है, जवाबदेह लेखों की बुकिंग, जवाबदेह कौन से स्पीड पोस्ट है, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्सल है, रजिस्टर्ड लेटर है, इस तरह के जितने भी लेख होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, बुक किया जा सकता है, एसबी में जमा भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी किया जा सकता है। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, मनी ऑर्डर जारी भी किया जा सकता है और उसका भुगतान भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये सारी ही ऑप्शंस आपकी सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय। डाक घर के काम काज के घंटे आमतौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं? हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल या फिर डायरेक्टर जनरल। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? हेड ऑफ सर्कल, सीपीएमजी के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू। डाक घरों के काम काज के जो घंटे होते हैं, ठीक है, सार्वजनिक व्यावसायिक जो घंटे होते हैं, किसके संबंध में निर्धारित किए जाते हैं? यानी कि कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है? लोकल कन्वीनियंस, अराइवल टाइमिंग ऑफ द मेल्स, डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल्स, स्थानीय सुविधा, मेल के आगमन का समय और मेल के प्रस्थान का समय। केवल 1, 2 और 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या फिर में से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही डाक घरों के सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे तय किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु मे एक्सटेंड दी वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM एंड कीप दैम ओपन ऑन संडे आल्सो। कौन डाक घरों के काम के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और रविवार को भी उन्हें खुला रख सकता है? तो ऐसे डाकघर जो होते हैं उनको कहा क्या जाता है, नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो ये आपके रात के 8:30 बजे तक कौन इनके काम काज के घंटों को बढ़ा सकता है? डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ रीजन या फिर हेड ऑफ डिवीजन। तो कौन बढ़ा सकता है? महानिदेशक डाक जो होता है, डायरेक्टर जनरल बढ़ा सकता है। ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर ऑफिसेज कॉल्ड सब एंड ब्रांच ऑफिसेज व्हिच हैव बीन प्लेस्ड अंडर इट्स अकाउंट जुरिडिक्शन इज कॉल्ड एज। डाक घरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय जिसमें स्वयं भी आता है और इसमें कोई छोटे जो, ठीक है, ये समूह की बात की जा रही है जिसमें ये खुद भी आ रहा है, और इसके नीचे कुछ एक और डाकघर होते हैं जिन्हें उप डाकघर और शाखा डाकघर कहा जाता है, जो इसके खाते के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, जर्नल पोस्ट ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? प्रधान डाकघर, क्योंकि ये क्या है, आपकी हेड पोस्ट ऑफिस की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन आपके पास, नाइट पोस्ट ऑफिस में वर्क अप टू। रात्रिकालीन डाकघर जो होते हैं किस समय तक काम कर सकते हैं? 7:30, 8:30, 8:30, 9 PM। तो कब तक कर सकते हैं? 8:30 PM तक कर सकते हैं, रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिसेज विल ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑथराइज्ड बाय। रात्रिकालीन डाकघर में होने वाला काम किसके द्वारा अधिकृत किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, हेड ऑफ डिवीजन, उसके बाद हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल या फिर डायरेक्टर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। और काम काज के घंटे किसके द्वारा, वर्किंग आवर्स किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। और उनको बढ़ाने का काम डायरेक्टर जनरल। और बढ़े हुए काम काज के घंटों के दौरान क्या काम किया जाएगा, इस चीज़ का निर्धारण भी कौन करता है? डायरेक्टर जनरल करता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट ऑफिसेज विच फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। डाकघर जो विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन से अलग अलग निश्चित बिंदुओं पर जाकर काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, वैन पोस्ट ऑफिस या फिर मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो इनको क्या कहा जाएगा? मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब ही होता है चल डाकघर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाके काम करते हैं। तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज डिफाइंड इन दी रूल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। मोबाइल डाकघर को पीओ गाइड भाग 1 के किस नियम में परिभाषित किया गया है? नियम 3, 1, 4 या फिर 2? तो किस में? नियम 4 में, क्लोज नंबर 4 में इनको निर्धारित किया गया है। नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। रात्रिकालीन डाकघर रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिन भी काम करते हैं। सत्य असत्य कहा नहीं जा सकता, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को भी काम करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए। आगे है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पे पौंडीचेरी किसके अंडर आ जाएगा? इसको याद रख लेना, टीपी। ठीक है, टीपी करके याद रखना, तमिलनाडु के अंडर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? डी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिक्किम इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सर्कल। सिक्किम किस सर्कल के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है? आसाम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? तो किस में आ जाएगा? ये आता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर केरला? तो ये किसके अंडर आएंगे? ये भी आपके वेस्ट बंगाल के अंडर आते हैं। तो सिक्किम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अंडमान और निकोबार, ये वेस्ट बंगाल के अंडर आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे कि वेस्ट बंगाल में कितने आते हैं, तो ध्यान रखना 3। एक खुद पश्चिम बंगाल भी आता है, दूसरा सिक्किम आता है, तीसरा कौन सा? अंडमान और निकोबार। अगला है आपके पास, मोबाइल पोस्ट ऑफिस रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिन भी काम करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस विल आल्सो फंक्शन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। क्या ये सत्य है, असत्य है या फिर कहा नहीं जा सकता? इनमें से कोई भी नहीं। तो ये संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन काम नहीं करते हैं, तो असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ज्यूरिडिक्शन ऑफ गुजरात सर्कल इज। गुजरात सर्कल का अधिकार क्षेत्र क्या है? यानी कि इसमें कौन कौन आता है? गुजरात, उसके बाद गुजरात दमन और दीव, गुजरात दादरा और नगर हवेली, गुजरात दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली। तो गुजरात में भी आपके 3 आते हैं, डी, डी, जी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और जी से क्या आ जाएगा? गुजरात। तो ये तीनों किस में आते हैं? आपके गुजरात सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेड ऑफ पोस्टल सर्कल इज। डाक सर्कल प्रमुख कौन होता है? डीपीएस। उसके बाद है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्ट मास्टर जनरल। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास बी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो होता है ये होता है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, सर्कल प्रमुख होता है। अगला हेड ऑफ पोस्टल रीजन। पोस्टल रीजन जो होते हैं, डाक क्षेत्र जो होते हैं, उनका प्रमुख कौन होता है? डीपीएस, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्ट मास्टर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर आएगा डी, पीएमजी होता है, पोस्ट मास्टर जनरल होता है। अगला क्वेश्चन आपका, दी वर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज अंडर पोस्टल डिवीजन इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई। पोस्टल डिवीजनों के तहत सभी डाक घरों का कामकाज सीधे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, पोस्ट मास्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो किसके द्वारा किया जाएगा? जो आपके हेड ऑफ डिवीजन होंगे। तो कौन होता है? एसपी या फिर एसएसपी होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, सर्कल कार्टर्स टू दी पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। सर्कल जो सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरतों को पूरा करता है। दिल्ली सर्कल, वेस्ट बंगाल सर्कल, महाराष्ट्र या फिर वेस सर्कल। तो टोटल 23 सर्कल्स हैं। उसके अलावा आपका एक कौन सा है? बेस सर्कल है, जो क्या होता है आपका, जो भी सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरतें होती हैं उनको पूरा करता है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। नंबर ऑफ पोस्टल सर्कल्स इन इंडिया। तो ये आई होप सभी को आता होगा। पोस्टल सर्कलों की संख्या कितनी है? 17, 22, 29 या फिर 23। तो कितनी है? 23 है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला है आपके पास, दी पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? ऑप्शन है आपके पास, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल या फिर डायरेक्टर जनरल पोस्टल न्यू दिल्ली। तो किसका, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये किसके अंडर आता है? डायरेक्टर जनरल पोस्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। डीजी जो होता है न्यू दिल्ली, महानिदेशक डाक, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में ये काम करता है।
अगला है आपके पास इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड, डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस, उसके बाद चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो भी डाक विभाग के सचिव होते हैं वो डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। अगला है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, निम्न में से किसे डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय कहा जाता है? पोस्टल सिक्योरिटी बोर्ड, पोस्टल अपेक्स बोर्ड, पोस्टल डायरेक्टोरेट बोर्ड या फिर पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो किसको कहा जाता है? डाक सेवा बोर्ड को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। पीएसबी स्टैंड्स फॉर, पीएसबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो हमने अभी किया ना यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन, इसी में आंसर है इसका। पोस्टल सिक्योरिटी बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल स्टेशनरी बोर्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आ जाएगा? पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन पीएसबी, पोस्टल सर्विस बोर्ड में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक चेयरमैन होता है और कितने मेंबर्स होते हैं वो आपको बताने हैं, 4, 5, 6 या 7। तो कितने होते हैं? 6। एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स आपके होते हैं। पीएसबी कंप्राइजेस हाउ मैनी चेयरमैन, तो ये हमने कर लिया। कितने चेयरमैन होंगे? एक चेयरमैन होगा। पोस्टल सर्विस बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ, डाक सेवा बोर्ड में कौन शामिल होता है? एक मेंबर होता है। 6 चेयरमैन अभी हमने किए 2 क्वेश्चन, तो इसी में से इसका आंसर आ जाएगा 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर, 2 चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स, 2 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपके पास? बी। एक चेयरमैन होता है और 6 सदस्य होते हैं। तो आपकी बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टफोलियो ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। अब पोस्टल सर्विस बोर्ड में टोटल कितने पोर्टफोलियो है? 6 पोर्टफोलियो है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है? ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग या फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं है। और कौन कौन से हैं? एक तो आपका ऑपरेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, उसके बाद प्लानिंग हो गया, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? पर्सनल आ जाएगा, पीएलआई आ जाएगा, और कौन सा आएगा? बैंकिंग एंड डीबीटी। तो ये सारे हो जाएंगे आपके पोस्टल सर्विस बोर्ड के पोर्टफोलियो। अगला है आपके पास, हुआ अमंग दी फॉलोइंग इज दी परमानेंट इनवाइटी टू दी पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति कौन होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर ऑफ द पोस्टल सर्विस। ऑप्शंस क्या दी हुई हैं? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली या फिर ऑल दी अबव। तो 30th की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? मैंने क्या बोला अभी? सिर्फ इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड जो है। कौन कौन से? एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर, यही 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में। अगला है, पोस्टल सर्विस बोर्ड इज असिस्टेड बाय द सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टोरेट एज। डाक सेवा बोर्ड को निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जो होता क्या है? मैनेजर टू दी बोर्ड, डायरेक्टर टू दी बोर्ड, असिस्टेंट सेक्रेटरी टू दी बोर्ड या फिर सेक्रेटरी टू दी बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये क्या होता है आपका? सेक्रेटरी टू दी बोर्ड, बोर्ड सचिव के रूप में ये सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अमंगेस्ट दी फॉलोइंग प्रोवाइड्स नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट फॉर दी बोर्ड एट दी हेडक्वार्टर। बोर्ड के लिए मुख्यालय में आवश्यक कार्यात्मक सहायता कौन प्रदान करता है? डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी। तो 30 सेकंड की ऑप्शंस आप देख लीजिए क्या बोलेंगे? ओनली फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली या फिर ऑल दी अबव। तो कौन कौन करता है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल करता है, डीडीजी, उसका डायरेक्टर जनरल करता है और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल करता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात। तो 33 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? हमने अभी किया था DDG। तो इसमें आपका क्या आ गया था? दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, और ये किसमें आते हैं? गुजरात में आते हैं। तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला है आपके पास, 56 APO एंड 99 APO इज लोकेटेड एट। 56 APO और 99 APO कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली एंड कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई एंड चेन्नई या फिर मुंबई एंड दिल्ली। तो 56 APO कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, और 99 APO आपका कोलकाता में। तो 34 की ये ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो KL राहुल मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो उसके नाम से मुझे ये याद है, आप भी रख सकते हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान या फिर गुजरात। और लक्षद्वीप जो है KL से आप कर लेना, KL, ठीक है, तो केरला हो जाएगा, ठीक है, केरला के अंडर आता है। 35 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी।
अगला क्वेश्चन आप गया, द स्टेट ऑफ गोवा इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गोवा। राज्य किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद आपके पास तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो आप अगर किसी को शॉर्ट टर्म में गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? अभी शॉर्ट का जमाना है, जीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे गोवा आ गया, ठीक है, गोवा ये आ गया, और ये किसके अंडर आएगा? महाराष्ट्र के अंडर आता है। तो 36 की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास बी। अगला है आपके पास, नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल इंक्लूड्स स्टेट्स। उत्तर पूर्वी डाक सर्कल में कितने राज्य शामिल हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसमें टोटल आपके 6 राज्य हैं, और 6 राज्य कौन कौन से हैं? ट्रिपल एम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद ATN, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये वाले 6 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल? निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्कल का हिस्सा नहीं है? मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो हमने अभी किया कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसमें कौन सा नहीं आया? आसाम नहीं आया। तो 38 की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास बी। यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो किसके अंडर आता है? ये पंजाब के अंडर आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपकी सही हो जाएगी। दी बेस सर्कल इज हेडेड बाई। बेस सर्कल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, आर्मी पोस्टल सर्विस, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल APS, DPS आर्मी पोस्टल सर्विस, या फिर डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ये होगा आपके पास ए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस, अपर महानिदेशक सेना डाक सेवा के द्वारा इसका जो नेतृत्व है वो किया जाएगा। अगले आपके पास दी बेस सर्कल इज हेडेड बाई। बेस सर्कल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमने अभी कर लिया, ठीक है। 41 में बेस सर्कल क्या होता है? आर्मी पोस्टल सर्विस को कहा जाता है। तो ऑप्शंस क्या है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, DPS आर्मी पोस्टल सर्विस या फिर डायरेक्टर जनरल। तो ये जिसका आपने ये किया ना कि बेस सर्कल किसके द्वारा हेड किया जाएगा, तो बेस सर्कल जो है ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके पास, एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS इज इन दी रैंक ऑफ। APS के महानिदेशक डाक का पद कौन सा होता है? यानी कि इसका जो रैंक होता है वो APS में होता कौन सा है? लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, मेजर जनरल या फिर ब्रिगेडियर। तो कौन सा होता है इसका? मेजर जनरल का होता है। तो यहाँ पे आपकी जो 42 की सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी सी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट परसेंट ऑफ द अदर रैंक्स ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस आर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द रिमेनिंग पर्सनल आर रिक्रूटेड फ्रॉम आर्मी। आर्मी पोस्टल सर्विस के अन्य रैंकों में से कितने प्रतिशत को भी डाक विभाग से लिया जाता है और बाकी शेष जो होते हैं उनको सेना द्वारा भर्ती किया जाता है? तो APS में कितने रैंकों के लिए कितने प्रतिशत लिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से? 50%, 75, 25 या फिर 100। तो कितना लिया जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी, 75 लिया जाता है, और बाकी जो है 25% सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं। अगले आपके पास, दी ऑफिसर कार्डर ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस कंप्राइजेज ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन फ्रॉम दी पोस्ट। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में पदों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी शामिल होते हैं। तो कौन से पदों से वो आते हैं? मिलिट्री, सिविल, नेवी या फिर आर्मी। तो सिविल पोस्ट से वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हेडक्वार्टर ऑफ तेलंगाना सर्कल। इस तेलंगाना सर्कल का मुख्यालय बेंगलुरु, अमरावती, हैदराबाद या फिर बेजेवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? हैदराबाद। तेलंगाना का कहाँ पे हो जाएगा? हैदराबाद सिटी में। सिटी भी लगा लेना साथ में, तभी ये पूरा होगा। हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सर्कल इज। आंध्र प्रदेश सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर है, अमरावती है, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। तो कहाँ पे है? इसका सही आंसर आएगा डी, विजयवाड़ा में ये स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ आसाम सर्कल इज एट। आसाम सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है? दिसपुर, गुवाहाटी, कोलकाता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 47 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? असम का गुवाहाटी में है, बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्कल इस। हरियाणा सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है? अंबाला कैंट, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो कहाँ पे है? अंबाला कैंट में है, ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल इज एट। उत्तर पूर्वी सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है? गुवाहाटी, कोलकाता, शिलोंग या फिर दिल्ली। तो कहाँ पे है? शिलोंग में। अभी हमने 6 राज्यों के नाम किए जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल में आते हैं। कौन कौन से थे? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 6 वाले अगर इनका आपसे कोई भी पूछ ले कि हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो कहाँ पे होगा? शिलोंग में हो जाएगा। इन सभी का एक ही जगह पे है। अगले आपके पास, पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। डाक घरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है।
अगले आपके पास CEPT इज लोकेटेड एट, CEPT कहाँ पर स्थित है? मैसूर, नवी मुंबई, गाजियाबाद या फिर बड़ोदरा। तो 51st की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास है CEPT मैसूर में स्थित है। अगले आपके पास दी हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, इसे हमने कर लिया, कौन होता है? CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। आगे है RAKNPA इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे स्थित है? मैसूर, उसका नवी मुंबई, गाजियाबाद या फिर बड़ोदरा। तो कहाँ पे स्थित है? ये गाजियाबाद में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? C। और उसके बाद आपका हेड ऑफ रीजन ये आ चुका है। अगला देखते हैं क्या है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEPT, CEPT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके पास सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल ट्रेनिंग, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टीम, सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? एक्सीलेंस और एक्सीलेंट का फर्क है? नहीं, तो ये दोनों ही बिल्कुल सेम है। 55 की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी B, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। डायरेक्टर जनरल पोस्ट आल्सो वर्क एज, तो महानिदेशक डाक जो होता है अन्य किस रूप में भी काम करता है? चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ही, इन दोनों के रूप में काम करता है। जो डायरेक्टर जनरल होता है एज अ चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड एंड सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रूप में भी काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास 1 CBPO इज लोकेटेड एट, 1 CBPO कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। तो 1 CBPO न्यू दिल्ली में। ये क्या होता है आपका? 56 APO को 1 CBPO कहा जाता है, और 99 APO को क्या कहा जाता है? 2 CBPO, और वो कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। दी पोस्टल स्टोर डिपो इज लोकेटेड एट, पोस्टल स्टोर डिपो कहाँ पर स्थित होता है? इन ईच सर्कल, इन ईच रीजन, इन ईच डिवीजन या फिर इन ईच सब डिवीजन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये प्रत्येक रीजन में होता है, और सर्कल स्टैम्प डिपो प्रत्येक सर्कल में होता है। अगला है आपके पास दी पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व्स हॉलीडेज इन ईयर, तो हमें बताना है डाकघर में टोटल कितनी छुट्टियां मनाई जाती हैं। आउट ऑफ विच हाउ मैनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड कंपल्सरी इन ऑल सर्कल्स, डाकघरों में एक वर्ष में कितनी छुट्टियां होती हैं जिनमें से सभी सर्कलों में अनिवार्य रूप से मनाई जाने वाली छुट्टियां कितनी हैं? 17, 15, 17, 14, 19, 15, या फिर उसके बाद आपके पास दिया हुआ है 19, 14। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? टोटल कितनी हॉलीडेज होती हैं? 17, उसमें से 14 हॉलीडेज जो है हर एक सर्कल में कंपलसरी रूप से मनाई जाती है। 69 की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी B। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ आवर्स, ग्रामीण डाक सेवक के प्रभारी डाकघरों को अधिकतम कितने घंटों के लिए खुला रखा जाता है? किसकी बात की गई है? ब्रांच ऑफिस की बात की गई है। मैक्सिमम कितने आवर्स के लिए खुले रहते हैं? 8, 7, 6 या फिर 5। तो मैक्सिमम 5 आवर्स के लिए, और मिनिमम वर्किंग आवर्स की बात करें कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगले आपके पास जनरली व्हाट आर दी बिजनेस आवर्स इन दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीक डेज फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज, आम तौर पर संदर्भ और पूछताछ के लिए सामान्य सप्ताह के दिनों में प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में व्यावसायिक घंटे जो होते हैं क्या होते हैं? यानी कि आपको क्या करना है? कोई पूछताछ करनी है, रेफरेंस वगैरह है, कुछ भी आपको पता करना है, तो इसके लिए जो आप पता कर सकते हैं उसके लिए एक टाइमिंग होती है। कितने समय तक आप पता कर सकते हैं? फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजली फॉर अबाउट 5 आवर्स, फॉर 6 आवर्स, या फिर ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी। ठीक है, कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान आप ये कर सकते हैं रेफरेंस और इंक्वायरी वाला काम। अगले आपके पास जनरली बट आर दी बिजनेस आवर्स इन दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीक डेज फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल्स, आम तौर पर वीपी पार्सल सहित पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए सामान्य सप्ताह के दिनों में प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में व्यावसायिक घंटे क्या होते हैं? फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजली फॉर अबाउट 5 आवर्स, फॉर 6 आवर्स ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो जब भी नॉर्मल वीक डेज की बात करें, समझ लेना मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार की बात की गई है, और अगर यहाँ पे शनिवार अलग से आता है उसमें वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? आपके अलग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे क्या पूछा कि आपको वीपी पार्सल, उसके बाद कोई भी पंजीकृत या बीमित वस्तुओं को बुक करना है, तो 6 से 7 घंटे के लिए ये नॉर्मल वीकडेज में काम होता है। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। Generally, what are the business hours in the principal post office on normal weekdays for sale of postage stamps and stationeries? आम तौर पर डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री के लिए सामान्य सप्ताह के दिनों में मुख्य डाकघर में व्यावसायिक घंटे जो होते हैं क्या होते हैं? आपको क्या करना है? आपको पोस्टेज स्टैम्प खरीदनी है या कुछ भी स्टेशनरी जैसे एनवल्प वगैरह खरीदने हैं, तो उसके लिए क्या कब आप खरीद सकते हैं, किस टाइम खरीद सकते हैं? फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजली फॉर अबाउट 5 आवर्स, फॉर 6 आवर्स ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स
ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पे भी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये भी आप कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान कर सकते हैं। रेफरेंस, इंक्वायरी, सेल ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, ये वाला जो काम होता है डाकघर के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान होता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन। मशीन फ्रैंक लेखों को कहाँ पर पोस्ट नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस है आपके पास, दी पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स, मेल वैन लेटर बॉक्स, बोथ एंड वी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कहाँ पे नहीं करना चाहिए भाई? लेटर बॉक्स में इनको कभी नहीं डाला जाता है, चाहे वो खास कैसा हो, आपका मेल वैन का हो चाहे पोस्ट ऑफिस का हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी इन। पंजीकृत समाचार पत्रों और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट रविवार और पोस्ट ऑफिस अवकाश पर बिना किसी विलंब शुल्क के कहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं? ऑप्शंस है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, या फिर ऑल दी अबव। तो इन सभी में किए जाएंगे। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, आपने पंजीकृत समाचार पत्र या उनके पैकेट को पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन या फिर रविवार वाले दिन भी पोस्ट करना है, और कैसे करना है? बिना किसी विलंब शुल्क के करना है। तब भाई इनको प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस कार्यालय और नाइट पोस्ट ऑफिस में आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप अ फ्लैटली ब्यूरो। डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है? इट इज टू काटर द नीड ऑफ फ्लैट लिस्ट्स एंड स्टैंप कलेक्टर्स। यह डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और स्टैंप ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इट इज टू अवॉइड हैवी रश इन दी नॉर्मल काउंटर्स। यह सामान्य काउंटर पर भारी भीड़ से बचने के लिए है। बोथ दी अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्यों फ्लैटली ब्यूरोज की स्थापना की जाती है? ताकि जो भी डाक टिकट संग्रहकर्ता और स्टैंप कलेक्टर होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकते। ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। बट इज द कमीशन ऑन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स। फ्रैंक लेखों पर क्या कमीशन दिया जाता है? 1%, 1.5%, 2% या फिर 3%। तो कितना दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी, 3% दिया जाता है। 77 की सही ऑप्शन डी हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ कब दिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, हम कर चुके हैं बहुत बार, ये आपका टेस्ट है तो मैं समझाऊंगा कुछ भी नहीं। आगे आपके पास टू टाइप्स ऑफ डाइज इन अ फ्रैंक्ड मशीन आर। फ्रैंक मशीन में दो प्रकार की डाई होती हैं, कौन कौन सी? वैल्यू डाई एंड कंपनी डाई, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई, वैल्यू डाई एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग डाई, या फिर वैल्यू डाई एंड डेट डाई। तो कौन कौन सी होती हैं? वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई। तो ये दो प्रकार की डाइज होती हैं। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। लाइसेंस फॉर फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाई। फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ डिवीजन, उसका डायरेक्टर जनरल के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस आपके हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा, यानी कि जो भी मंडल प्रमुख होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपकी सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? बी। अगला क्वेश्चन आपके पास, लाइसेंस फी फॉर फ्रैंकिंग मशीन इज। फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस शुल्क कितना है? 375 रुपीज़। ईयर्स भी साथ साथ में देखते जाना, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 2 या फिर 1। तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ पता है कि कितने वर्षों के लिए इसको इशू किया जाता है, तो आपको अगर ये ना भी पता हो कितना इसका प्राइस है तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए इशू किया जाता है। तो क्या ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी? ए, 375 रुपीज़ फीस है और 5 वर्षों के लिए इसको इशू किया जाता है। आर्टिकल वेयरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट। लेख जिन पर फ्रैंकिंग की पिछली तारीख की छाप हो। तो मतलब कि क्या है, आपने जिस दिन फ्रैंकिंग लेखों को डाकघर काउंटर पर प्रस्तुत किया उसके ऊपर जो आपने छाप लगाई हुई है वो पिछली तारीख की है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड विद लेट फीस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, देयर कैन बी इंप्रेशन ऑफ वैल्यू डाई बट ऑफ द लाइसेंस डाई ऑन ईच आर्टिकल। एक लेख पर मूल्य डाई की कितनी छाप होनी चाहिए और लाइसेंस डाई की कितनी छाप हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, ओनली वन, यानी कि जो आपकी वैल्यू डाई है उसकी भी एक होनी चाहिए और लाइसेंस डाई की भी एक होनी चाहिए। और दूसरा बोला गया वैल्यू डाई की एक होनी चाहिए और लाइसेंस डाई की एक से ज़्यादा हो सकती है। वैल्यू डाई की एक से ज़्यादा और लाइसेंस डाई की सिर्फ एक होनी चाहिए। मोर देन वन, यानी कि दोनों की एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी, आपकी जो वैल्यू डाई होती है उसकी एक से ज़्यादा छाप हो सकती है और लाइसेंस डाई की सिर्फ एक ही छाप होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु ऑथराइज्ड टू इशू सैंक्शन ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। नकद में डाक पूरा भुगतान की स्वीकृति जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ डिवीजन, या फिर इनमें से जितने भी दिए हैं नन ऑफ दी अबव। और तो इनमें से कोई भी नहीं। तो 83 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ए, जो आपके नकद में डाक के पूरा भुगतान की सुविधा है इसके लिए कौन आपको ऑथराइज कर सकता है? वो कर सकता है हेड ऑफ सर्कल, यानी कि CPMG।
अगला क्वेश्चन आपके पास, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज एक्सेप्टेड इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ आर्टिकल्स इन स्मॉल सिटीज। नकद में डाक के पूरा भुगतान की सुविधा के लिए छोटे शहरों में कम से कम कितने लेखों को स्वीकार किया जाएगा? 200, 250, 300 या फिर 500। तो छोटे शहरों में कितना किया जाता है? 250 और बड़े शहरों में 500। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर। कुछ शर्तों के अधीन डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? लेटर्स हैं, इनलाइन लेटर कार्ड्स हैं, उसके बाद पैकेट्स हैं, अनरजिस्टर्ड पार्सल्स हैं, पोस्ट कार्ड भी आ गया बीच में, तो इन सभी के लिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी, इन सभी के लिए उपलब्ध होती है। तो ये वाले फर्स्ट ही टॉपिक्स के क्वेश्चन आई थिंक आपको सोचने के लिए टाइम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अच्छे से किए हुए हैं, तो ये अच्छे से आपको आते भी होने चाहिए। अगला है आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स इज प्रोहिबिटेड अंडर। काल्पनिक टिकटों का निर्माण और उपयोग करना निषिद्ध है और कहाँ पे आता है? सेक्शन 263A ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम की धारा 263 सेक्शन 263B ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पैनल कोड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 88 का इंडियन पैनल कोड की धारा 263A के तहत ये एक दंडनीय अपराध है, ये प्रोहिबिट है, ठीक है, और इसमें आपको सजा भी हो सकती है अगर आप ऐसा कोई काम भी करते हैं। आगे आपके पास, ये फर्दर पीरियड अप टू विच दी लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल रिन्यू दी RMFM। तो ये क्या होता है? यहाँ पे एम आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन्स लाइसेंस आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स। आगे किस अवधि के लिए जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण होता है विवरणों के सत्यापन के बाद रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का नवीकरण करेगा? कितने समय के लिए आगे कर सकता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? से 5 वर्षों के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द पीरियड विद इन विच द रिन्यूअल ऑफ द रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस हैज टू बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस। वह अवधि जिसके भीतर लाइसेंस की समाप्ति से पहले रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का नवीकरण किया जाना चाहिए। 3 महीने, 1 महीना, 2 महीने या फिर 15 दिन। तो कितने समय से पहले? 1 समय से पहले आपको करना है, ठीक है जी, ये हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एनी चेंज इन द लोकेशन ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिपेयर्स शैल बी नोटिफाइड टू दी। मरम्मत के मामलों को छोड़कर फ्रैंकिंग मशीन के स्थान में कोई भी परिवर्तन ये करना चाहते हैं आप, ठीक है, आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर मरम्मत करनी है तब तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वापस आपके पास आ जाएगी मशीन। लेकिन आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसकी लोकेशन में, आप दूसरी जगह पे अपना एड्रेस शिफ्ट कर रहे हैं या अपना ऑफिस जो है दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो सूचना किसको दी जानी चाहिए? ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, हेड ऑफ डिवीजन, बोथ एंड बी, या फिर नो नीड टू नोटिफाई एनीवन, किसी को भी सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों को, एक तो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, दूसरा हेड ऑफ डिवीजन जिसने आपको क्या किया है? लाइसेंस जारी किया है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फ्रैंकिंग मशीन इज अ मशीन। फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है? एक मशीन होती है जो क्या करती है? तो ये एक स्टैंपिंग मशीन है, स्टिचिंग मशीन है, ठीक है, सिलाई वाली, कपड़े सिलने वाली तो नहीं है, फेसिंग है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एक स्टैंपिंग मशीन है, स्टैंप्स लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मुद्रांकन मशीन है, तो आपकी ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु विल ग्रांट द लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन ऑन हायर टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों को किराए पर फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस कौन प्रदान करता है? सुपरिटेंडेंट, पीएमजी, सीपीएमजी या फिर डायरेक्टर जनरल। तो भाई कौन करता है? कौन करेगा? पीएमजी करता है, हेड ऑफ रीजन करता है, पोस्ट मास्टर जनरल करेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन ऑर्डर टू cater टू द नीड्स ऑफ फ्लैट लिस्ट एंड स्टैंप कलेक्टर्स द डिपार्टमेंट हैज सेटअप। डाक टिकट संग्राहकों और स्टैंप कलेक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा क्या स्थापित किया गया है? फ्लैटली कॉल सेंटर, उसके बाद आपके पास फ्लैटली रिसर्च सेंटर, फ्लैटली ब्यूरो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या किया गया है? फ्लैटली ब्यूरोज की स्थापना की गई है। 95 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिसेज। हर पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगनी चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने की लगनी चाहिए? 2 डाकघरों की, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑफिस ऑफ डिलीवरी, कम से कम इन 2 डाकघरों की तारीख मोहर किसी भी लेटर, पैकेट या पार्सल के ऊपर होनी चाहिए। वाई शुड आर्टिकल बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। वस्तु को मजबूत लिफाफे में क्यों पैक करना चाहिए? आर्टिकल्स आर लाइएबल टू ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन मेल बैग्स ड्यूरिंग ट्रांजिट।
क्योंकि लेख को पारगमन के दौरान मेल बैग में बहुत अधिक दबाव और घर्षण सहन करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है डाक कब कैसे फेंकी जाती है, ठीक है, बैग जो होते हैं उनको कैसे फेंका जाता है, बसेस के ऊपर से, ट्रेन से कैसे फेंकते हैं, आपने नहीं उसको अच्छे से पैक किया तो वो तो फट जाएगा। इट हेल्प्स इन फास्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, नोबडी कैन ओपन ड्यूरिंग ट्रांजिट, या फिर ऑल दी अबव। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आएगा आपके पास, आर्टिकल्स आर लायबल टू ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन मेल बैग ड्यूरिंग ट्रांजिट। अगला है आपके पास, मैन बैग्स क्लॉथ इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पार्सल पैकेट और लेटर, इट शुड बी यूज्ड एज एन। जब पार्सल पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का उपयोग किया जाता है तो इसे कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इनसाइड कवर, आउटसाइड कवर, आइदर ए और बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसको एज अ इनसाइड कवर की तरह यूज करना है। तो 98 की से ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ए। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द रिस्क ऑफ सेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू इन एन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल, एक अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में मूल्य दे वस्तु भेजने का क्या जोखिम होता है। सेंडर रैन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी, प्रेषक अपनी संपत्ति खो सकता है। इट एक्सपोजेस टू टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स द आर्टिकल पास, यह हर उस व्यक्ति के प्रलोभन को उजागर करता है जिसके हाथों से लेख गुजरेगा। अभी आपने मान लीजिए कोई कीमती सामान किसी आर्टिकल के अंदर भेजा है, तो हो सकता है अभी किसी के मन में लालच आ जाए और वो उसको खोल ले, ठीक है, या चुरा ले। तो ऐसी स्थिति में आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 रूल 17, कोइन डज नॉट इंक्लूड, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के नियम 17 के अनुसार एक सिक्के में क्या शामिल नहीं होना चाहिए, कट, काउंटरफीट कॉइन, रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द करेंसी डिपार्टमेंट ऑफ मिनट, रुपी कॉइन, गोल्ड कॉइन, या फिर ऑल दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मुद्रा विभाग और टकसालों की ओर से मना किए हुए सिक्कों की काटें जो है आपके सिक्कों में शामिल नहीं होंगी। बाकी आप रुपी कॉइन भेज सकते हैं और गोल्ड कॉइन भी भेज सकते हैं, ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, लेटर्स पोस्टेड मार्क्ड विद, फॉर लेटर्स शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ, फॉर लेटर्स का अगर किसी भी लेटर बॉक्स के ऊपर ये वाला मार्क किया हुआ है कि फॉर लेटर उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो किस प्रकार के आर्टिकल्स पोस्ट इसमें किए जाएंगे, लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड है, सैंपल पैकेट, या फिर पार्सल। ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो सिर्फ लेटर्स और पोस्ट कार्ड के लिए इसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, तो आपकी क्या ऑप्शन सही हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड ओनली, डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। चलिए अगला है आपके पास, स्टैंप्स शुड बी अफिक्स्ड ऑन दी आर्टिकल एट, लेख पर स्टैंप, स्टैंप मतलब डाक टिकट, कहाँ पर चिपकाया जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, या फिर राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। तो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर एड्रेस वाली साइड चिपकाया जाता है, तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, बी। अगला है आपके पास, स्टैंप्स अदर देन पोस्टेज स्टैंप्स अफिक्स्ड ऑन दी पोस्टल आर्टिकल, लेख पर डाक टिकट, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये इसको छोड़ दो। हिंदी यहाँ से देख लो, सुन लो क्या है इसकी हिंदी, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे स्टैंप का किसी ऐसे स्टैंप्स, ऐसे डाक टिकट किसी लेख के ऊपर लगाए गए हैं जो कैसे आपके पोस्टेज स्टैंप्स नहीं है, जिनका आप यूज़ आप पोस्टेज पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं, डाक प्रभार के भुगतान के लिए नहीं कर सकते हैं, तो उन डाक टिकटों को क्या किया जाना चाहिए, बिल बी कैंसल्ड बाई द डेट स्टैंप, उन्हें दिनांक स्टैंप द्वारा रद्द किया जाना चाहिए, बिल बी कैंसल्ड बाई रेड इंक, लाल स्याही से रद्द किया जाना चाहिए, बिल नोट बी कैंसल्ड, या फिर कैंसिल नहीं करना चाहिए, या फिर में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा सी, विल नॉट बी कैंसल, या फिर इसमें लिखा हो सकता है विल नॉट बी डिफेस्ड, इनको विरूपित या फिर रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाइल प्रीपेइंग पोस्टेज चार्जेस द पब्लिक इज एडवाइज टू यूज, डाक शुल्क का भुगतान करते समय जनता को क्या सलाह दी जाती है, अ लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैंप्स, कि आप कम मूल्य के ज़्यादा संख्या में टिकटों का प्रयोग करें, लो एंड हाई वैल्यू स्टैंप्स, ठीक है, कम और उच्च मूल्य के टिकटों का, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंप्स बाय यूजिंग पोस्टेज ऑफ अप्रोप्रिएट हाई डिनोमिनेशंस, उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के कम डाक टिकटों का प्रयोग करें, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आपको डाक शुल्क तो पूरा ही देना है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि आप अप्रोप्रिएट उच्चतम मूल्य वर्ग के, ठीक है, उच्चतम मूल्य वर्ग के उपयुक्त डाक टिकट का उपयोग करके उनका भुगतान करें, ताकि कम से कम आपके जो डाक टिकट हैं वो लगाए जाएं। इससे क्या बच जाता है, पोस्ट ऑफिस में वालों को डाक के ऊपर जो डाक आपने लेख भेजना है उसके ऊपर कोई इंडिकेशन देनी है या कोई और चीज़ है, तो उसके लिए काफ़ी जगह बच जाती है।
मेल्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एयरफोर्स शुड बी एड्रेस्ड टू। तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है। सेना और वायुसेना में सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों को मेल को किससे संबोधित किया जाना चाहिए? 56 एपीओ, 99 एपीओ, दिल्ली जीपीओ या फिर कोलकाता जीपीओ, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली या फिर ऑल दी अबव। तो किसको किया जाना चाहिए? 56 एपीओ या फिर 99 एपीओ। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास? बी। आगे आपके पास मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन शिप्स शुड बी एड्रेस्ड टू। जहाजों में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए मेल को किसे संबोधित किया जाना चाहिए? 56 एपीओ, 99 एपीओ, केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस कोलकाता, केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। तो किसे किया जाना चाहिए? केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन। विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में पता कहाँ लिखा जाना चाहिए? कहाँ नहीं, कैसे लिखा जाना चाहिए? रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर्स में, रोमन फिगर्स एंड अरबिक लेटर्स में, रोमन लेटर्स ओनली, अरबिक लेटर्स ओनली। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा?